सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बगावत के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। गुजरांवाला की अदालत में कैप्टन सफदर पेश तो बगावत के केस में हुए, लेकिन वहां भी उन्होंने बात सिर्फ कराची वाक़ये की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपनी गिरफ्तारी पर तहकीकात के लिए पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि पता चलना चाहिए कि IG सिंध को किसने अगवा कराया और किसने हब्से भेजा में रखा। कैप्टन सफदर ने क्या मुतालबा किया, जरा ये सुनिए। किस तरह यरगमाल बना के FIR हुई है, पार्लिमानी कमीशन बनेगा इस बात पे, तो फिर पता चलेगा। नोटिस ले लेना, तफ्तीश करना, इंक्वायरी करनी, जिस चीज़ का पता हो उसकी इंक्वायरी की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने भी सिंध असम्बली में इस मामले पर गुफ्तगू की। मुराद अली शाह ने हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद की, कहा कि जलसे के बाद ये घबराहट का शिकार हो गए हैं, इन्होंने पुलिस पर दबाव डाला, अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। 18 अक्टूबर के जलसे, जिस जलसे के बाद सुनते हैं ना कि घबराना नहीं, उसके बाद जो हुआ है वो घबराहट और बौखलाहट, प्रेशर देना शुरू किया और तरीके से पुलिस को, और सबने देखा ये अब वाज़ेह हो चुका है। आज भी पूरा दिन PDM के तमाम रहनुमा इस मामले पर प्रेस टॉक्स करते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कराची वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदकिस्मती है कि मुल्क का सरबराह विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने फौज को फिर से सियासत में मुलव्विस कर दिया। शाहिद खाकान की गुफ्तगू सुनिए। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, आइन को तोड़ने की बात है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। आइन की बालादस्ती होती तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता और उसको हल करता। अब शाहिद खाकान वज़ीर आज़म पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने तो खुद आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा किया था। तो आर्मी चीफ को इस मामले में मुदाखलत की दावत PDM के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी या फिर वज़ीर आज़म ने? कल बिलावल ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें। कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस के एहतजाज को सिंध हुकूमत का अपना ड्रामा करार दिया है। कहा कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए थे, जिसके बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी को जवाब दिया। कहा कि हमारे पास वीडियो मौजूद है कि किस तरह पुलिस को धमकियां दी गई। पुलिस के साथ हुए जुल्म की वीडियो है जिसे तफ्तीशी कमेटी के सामने पेश करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की बातचीत भी सुन लीजिए। पुलिस को इस्तेमाल करने की, प्रेशराइज करने की वो वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से पहले PTI के MPs ने पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की, धमकियां दी इंस्पेक्टर जनरल को और चीफ सेक्रेटरी सिंध को, उस बेचारे पुलिस वाले को। अब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो शो करेगी किस तरीके से PTI के MPs ने और एक वफाकी वजीर ने किस तरीके से धौंस वाला, धमकी वाला रवैया पुलिस के साथ अपनाया। अब मुर्तज़ा वहाब की इस गुफ्तगू के बाद यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुर्तज़ा वहाब के पास ऐसी कोई वीडियो है तो वो सामने लाने से, आवाम के सामने मंजर आम पर लाने से इसको कतरा क्यों रहे हैं? PDM के रहनुमा बातें आवाम के हुकूक की करते हैं, लेकिन सच आवाम के सामने लाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। नबील गबूल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, राजा यासिर हुमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नबील गबूल साहब, अगर ये वीडियो मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब के पास, सिंध हुकूमत के पास, तो फिर इसको मंजर आम पर लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वुज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बन रही है, वो इंक्वायरी करेगी, लोगों को बुलाएगी, बयानात लेगी। ये तो सीधा केस है अगर वीडियो मौजूद है तो। इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट आ गई है, सब पता चल गया है और हम समझते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इदारों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो। और ये भी पता, जिससे इंक्वायरी की है, ये भी पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया और ये सारी कार्रवाई हुई।
बहरहाल हमने ये दिखा दिया कि हमारे जो मेहमान आई थी, पंजाब की बेटी और पाकिस्तान की बेटी और हमारी मेहमान थी, उसको उनके साथ एक ऐसा सलूक किया गया जो हम सिंध के लोग अपने मेहमानों के साथ तस्वर भी नहीं कर सकते। उस पर हमने स्टैंड लिया, आपने देख लिया कि पुलिस ने भी स्टैंड लिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी चीफ का कि बहुत बड़े एक मैं समझता हूँ कि हेड ऑन कोलिशन से बचाया जनरल बाजवा साहब, बहुत बड़े हेड ऑन कोलिशन से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ये भी फैसला कर लिया था अगर इस तरह होगा तो ठीक है, जो वफाकी वजीर भी यहाँ कराची के में आके रहते हैं या जो 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 PTI के जो लोग हैं, फिर उनके खिलाफ भी जो है सिंध पुलिस कार्रवाई कर सकती है। नबील साहब, लेकिन इंक्वायरी कौन सी वाली हो गई, जो वुज़रा की कमेटी बनी थी वो, या जो कोर कमांडर के मातहत कमेटी बनी थी वो? और इंक्वायरी हो गई तो कौन पेश हुआ, किसके सामने पेश हुआ, किसने क्या बयान दिया? वज़रा की कमेटी की बात कर रहा हूँ, वो वज़ीर आला के सामने पेश हुए और उन्होंने सारी रिपोर्ट दे दी है। अब हम इंतजार में हैं कोर कमांडर साहब की रिपोर्ट, क्योंकि हमें बहुत एतमाद है आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे से, जिन्होंने चेयरमैन बिलावल को फ़ोन किया और उन्होंने इंश्योर कराया कि जो भी इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। लेकिन नबील साहब, ये जो वुज़रा की कमेटी थी, इसके सामने पेश कौन कौन हुआ, किस किस के बयानात रिकॉर्ड हुए, किस किस ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, इससे मुतालिक कुछ खबरें आज मिली नहीं सारा दिन? ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। बेहतर ये है कि आप मुर्तज़ा वहाब के स्टेटमेंट को चलाएं, उन्होंने जो बात की है, क्योंकि वो स्पोक्समैन, मैं बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बात की। लेकिन आपने ये तो कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस से फ़ोन आया था, ये पता चला इंक्वायरी कमेटी में? जी, ये पता चला। तो राजा यासिर साहब, वज़ीर आज़म ऑफिस से क्यों फ़ोन आया? वो वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया था, फिर उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा डिनाइल भी नहीं आया। यहाँ तो इंक्वायरी पूरी भी हो गई, रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ जाएगी, और ऑब्जेक्शन आप लोगों पर उठ रहा है। देखिए, पहला तो बात यह है कि असल इशू ये है कि एक कोई भी पाकिस्तानी हो जो पाकिस्तानी शहरी है, वो अबव द लॉ तो नहीं है। सफदर साहब कोई क्वीन के हस्बैंड तो है नहीं कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो पहली चीज़ तो ये कि इतना बड़ा इशू सिर्फ बना इसलिए है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि दे आर अबव द लॉ। अगर मज़ार कायद पे चाहे मैं करूं या कोई पीपल्स पार्टी का बंदा करे या नून का करे, तो पर्चा तो होना चाहिए ना। FIR करने के लिए क्या इतनी नौबत क्यों आ गई कि कहीं से फ़ोन आया या IG को अगवा करना पड़ा और फिर पर्चा हुआ? ये तो पुलिस को वैसे ही कर लेना चाहिए था मेरा ख्याल में। और बेलेबल ऑफेंस था, इतनी बड़ी बात भी कोई नहीं थी। सिंध गवर्नमेंट को मेरा तो ख्याल है इसको ओन भी करना चाहिए था, पर्चा भी करवा देना चाहिए था और फिर बेल हो जानी थी उनकी। तो इसमें व्हाट्स द बिग डील? बाकी जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए तो क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मैं क्या आपको कहूँ कि नहीं, लेकिन राजा साहब, ये जो 2 दिन तक जब ये सूरत-ए-हाल जब ये सूरत-ए-हाल थी तो ना गवाह करा सकें, ऐसे कैसे होता है? ना किसी इदारे की जानिब से इसका कोई डिनाल आया था जिन पर इल्जामात लग रहे थे, ना वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की जानिब से इसका कोई डिनाल आया। तो जब कोई किसी चीज़ का डिनाइल नहीं आता तो फिर तासुर यही लिया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट तो है। जब इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया जी हाईएस्ट ऑफिसर्स से, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि स्पेकुलेशन की कोई ज़रूरत है। इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप असल इशू की तरफ क्यों नहीं आते कि सफदर साहब पे पर्चा कराना इतना मुश्किल क्यों था? व्हाट्स द बिग डील? क्या है वो? जी, नबील साहब इसका जवाब देंगे। नबील साहब, क्यों सिंध पुलिस ने इस पर यह पर्चा दर्ज करने में इतनी देर लगाई कि पूरी सूरत-ए-हाल पैदा हुई? फिर ये इशू नहीं है, पर्चा कटवाए आप, 100 पर्चा कटवाए, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि पुलिस को वेट करना चाहिए था कि जब सफदर बाहर होटल से निकलते और जिस तरह गिरफ्तारी होनी चाहिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते, उस पर कोई भी मसला क्रिएट नहीं होता। लेकिन एक मेहमान हमारी जो एक औरत के कमरे में घुसकर उसके शौहर को गिरफ्तार करना, उनकी बेइज्जती की गई और बेइज्जती करवाई भी सिंध पुलिस के हवाले, यानी सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए कराई गई। तो हम तो ये हरकत कर नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि ये चीज़ पीपल्स पार्टी ने नहीं की, ना सिंध गवर्नमेंट ने की है। अब देखना ये है कि जिन लोगों ने ये काम करवाया है किसके कहने पे करवाया। क्योंकि आर्मी चीफ ने अगर इंक्वायरी के ऑर्डर दिया और कोर कमांडर साहब इंक्वायरी कर रहे हैं तो हमें पूरा ट्रस्ट है, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। हमने कल जो है चेयरमैन बिलावल ने पुलिस ऑफिसरों से मुलाकात की, IG साहब से, उनकी नाराजगी दूर की, उनको मनाया कि वो दोबारा अपने काम जारी रखे
वरना तो आपके सामने सबने 30 दिन की छुट्टियां ले ली थी। 30 दिन की छुट्टी का मतलब ये कि कोई ऑफिस में नहीं आएगा, कोई काम नहीं करेगा, तो पुलिस स्ट्राइक पे चली गई। आखिर क्या वजह थी कि ये पुलिस स्ट्राइक पर गई है? पुलिस के स्ट्राइक पर जाने का मतलब क्या है? इससे तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि आईजी से जबरदस्ती काम करवाया, लेकिन करवाया ये तो आप कोर कमांडर। अब राजा साहब, अब जाहिर है इंक्वायरी जब ये सामने आएगी, इंक्वायरी कमेटी में अगर ये साबित हो जाता है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ये कॉल की गई थी, फिर अब क्या स्टांस होगा आप लोगों का? क्योंकि 3 दिन तक ये सूरत हाल रही और न गवर्नर से इमरान इस्माइल की जानिब से वज़ीर आज़म के बिहाफ पर कोई बयान सामने आया। शायद खाकान साहब जिस तरह कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को खुद इस मामले पर वज़ीर आला को फ़ोन करना चाहिए था, तो ये सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। क्यों मौका दिया आपने सूरत हाल ख़राब करने का? देखिए, मैं ये समझता ही नहीं कि इतना बड़ा ये मसला है कि वज़ीर आज़म इसका नोटिस लें। मुल्क के 100 और बड़े मसाइल हैं कि वज़ीर आज़म कॉल करें और ये करें। इसको तो एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है और आई डोंट सी एनी रीज़न कि क्यों इसको बनाया जा रहा है। और मुल्क के मसाइल कम है और नून लीग के पास कोई कम मसाइल हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मफरूज़ों पे तो मैं कोई बयान नहीं दे सकता कि अगर ये हो गया या वो हो गया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस कभी भी इस तरह ना कर सकता है, ना उसकी इतनी पावर होती है मुल्क में। आई डोंट थिंक ये सारा जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है, मुझे तो लग रहा है कि कोई ड्रामा ही है। राय साहब के मैं वापस आता हूँ। तारिक फजल साहब भी आ चुके हैं लाइन पर। तारिक फजल साहब, अब शायद आप कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त सियासत में मुलविस कर रहे हैं इदारों को। कल बिलावल भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ को इस मामले में इंटरवीन करने की दावत दी, नोटिस लेने का कहा, उन्होंने नोटिस लिया भी, और अब उनकी इंक्वायरी पर पीपल्स पार्टी ट्रस्ट भी कर रही है। ये वही आर्मी चीफ हैं जिन पर नवाज शरीफ साहब बड़े सवालात उठाते हैं। तो सर, ये एक पार्टी का बयानिया कुछ और है, आपकी पार्टी का बयानिया कुछ और है, और पीडीएम में आप लोग एक साथ भी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सारा जो वाकया हुआ है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये वहाँ पे उस तरह ना इसकी जिम्मेदारी थी, ना इस सारे वाकये में इसका वो ताल्लुक है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बाकायदा हुकूमत में, वहाँ पे पुलिस जो है उसके जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो सूबे के वज़ीर आला हैं। अब अगर सूबे का वज़ीर आला ये कहे कि मुझे पता ही नहीं है गिरफ्तारी अमर में आ रही है, और उसके बाद जो उनके पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ये कहें कि हमारे आईजी को रात के 4 बजे उसको उनके घर से ले जाया गया या अगवा किया गया, जो भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और उसके बाद ज़बरदस्ती उनसे ऑर्डर करवाए गए, तो ये सारी जिम्मेदारी जो, और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी जो रिट है उसे चैलेंज किया गया, हमारी जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसे चैलेंज किया गया। ये बात तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मुकदमा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो बात उन्होंने आर्मी चीफ से कही, जो बात उन्होंने डीजी ISI से कही, वो इदारों में टकराव को और इदारों के अंदर जो एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी उसे कम करने के लिए की है, और ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान में कब आपने देखा है जनाब के पूरे सूबे की जो पुलिस है वो एहतजाजन जो है वो छुट्टी पे चली जाए या एहतजाजन जो है वो घर बैठ जाए, तो सूबे में आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है। भाई साहब, ये जो स्टैंड पुलिस ने लिया, क्या ये इस वाक़ये से पहले जब आईजी सिंध पर अगर दबाव डाला गया बकौल उनके, तो उस वक्त नहीं लेना चाहिए था आईजी साहब को कि मैं दबाव कबूल नहीं करता, मैं छुट्टी पर जाना पसंद करूंगा? पूरा वाक़या हो गया, वो पूरा दिन गायब रहे, पूरा दिन उनसे ना वज़ीर आला ने पूछा, ना बिलावल साहब ने पूछा, और फिर वो छुट्टी पर जाने की बात करने लगे। देखिए, मैं आईजी का तर्जुमान हूँ, आप बड़ा अजीब सवाल मेरे से कर रहे हैं, ये मैं कैसे बता? आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मैं, होना क्या चाहिए था? क्या उन्हें उस वक्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? आईजी साहब खुद बता सकते हैं कि ये जो तहकीकात हो रही है मेरे भाई, ये इसीलिए हो रही है कि ये सारी चीजें देखी जाएं। आर्मी चीफ ने भी अगर इंक्वायरी ऑर्डर की है तो वो सोच समझ के की है। कोर कमांडर कराची कोई मामूली आदमी तो नहीं है, इसीलिए की है कि दबाव डाला गया, किसने डाला, क्यों डाला, कितना डाला, आईजी ने उस वक्त क्या कहा, बाद में जो आईजी ने छुट्टी की दरखास्त दी वो क्यों दी, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, जिनके जवाब लोग जो है वो सुनने के मुंतज़िर हैं। अब यहाँ मैं और आप बैठ के तो नहीं कह सकते कि आईजी उस वक्त क्यों गया, घर से क्यों गया, उसने उस वक्त प्रेशर कबूल क्यों किया। तो यही तो इंक्वायरी का जो है वो आपका कहें कि मुद्दा है सारा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें वक्त से पहले क्या सराई नहीं करनी चाहिए। ये कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, सूबाई कमेटी बनी हुई है, जिसने भी आईजी साहब पर दबाव डाला, आईजी साहब को तो उसका नाम ओहदा मालूम होगा। 2 से 3 दिन गुजर गए, आईजी साहब इतनी पावरफुल पोजीशन में, नाम ओहदा क्यों नहीं बता रहे कि किसने दबाव डाला, कौन मुझे लेकर गया, किसने मुझसे दस्तखत कराए? देखिए, मेरी बात सुने, इस तरह ना करें। इदारों का एहतराम होता है, और मैं बड़ा मतलब इस बात के बारे में बड़ा मेरा एक अटल, आप ये कहें कि मेरा एक यकीन है कि पाकिस्तान में
जो मैं दाखिली सलामती की, लॉ एंड ऑर्डर की, बिलखुसूस कराची में अमन के हवाले से जो कोशिशें हुई हैं उसमें इंटेलिजेंस के इदारों का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, पुलिस का, रेंजर्स का, इनका बड़ा एक मौसर किरदार रहा है और इन सब इदारों की शातें शामिल हैं। ये सारे इदारे मिल के काम करते रहे हैं तो इस रीजन और खिते के अंदर इस्तेकाम आया है और अमन आया है। अब अगर आईजी साहब किसी ऑफिसर का नाम या किसी इदारे का नाम बरमला नहीं ले रहे तो वो एक दूसरे का एहतराम है। इन्होंने कल फिर मिल के इकट्ठे काम करना है, फिर मिल के इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो हमें नहीं चाहिए कि हम कहें कि भाई आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, आप उसका नाम ले दें, आप फलां का नाम ले दें। तो ये म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट और एहतराम होता है इदारों में, ये रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट चीज जो है वो इंक्वायरी है, उसकी रिपोर्ट वो आएगी तो सारी बात इंशाल्लाह ताला वाज़ेह है। तारिक साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। नबील साहब, क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है कि आईजी साहब को नहीं बताना चाहिए कि कौन लोग थे, किसने उन पर दबाव डाला, आवाम के सामने ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल तारिक फजल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा। इदारों का टकराव जो है वो बड़ा खतरनाक होता है और इसको डिफ्यूज करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ना कि हम आग में तेल छिड़के। मेरे ख्याल में आईजी साहब ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना जिक्र किया, ना बताया कुछ इस तरीके से। लेकिन ये कि जब देखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जब 2 कमेटियां बनी, एक सियासी कमेटी बनी, चीफ मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टरों के बुलाकर जो है कहा कि भी इन्वेस्टिगेट करें। उसकी मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को दी है। मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो कोर कमांडर की रिपोर्ट है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। उस पर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम क्यों बैठ के यहाँ क्या सराहियां करें और इदारों को लड़ाने की हम कोशिश करें? देखिए, इदारे कभी नहीं लड़ते, शख्सियत लड़ता है। तो शख्सियत का पता चले कि उसने अपने इदारे को क्यों बदनाम करने की कोशिश। सही। वैसे नबील साहब, जिस तरह ये वाकया कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ, जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, ऐसे तो पाकिस्तान भर में गिरफ्तारियां हो रही होती हैं, पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे होते हैं इस तरह से लोगों को। उस पर तो कभी इस तरह से पुलिस वाले छुट्टी पर नहीं गए, ऊपर से लेके नीचे तक, आईजी से लेके एक एसएचओ तक छुट्टी पे चला गया कि जी उससे ज़बरदस्ती करवाए गए। सियासी दबाव के तहत ऐसी गिरफ्तारियां हुआ करती हैं। आप अपने घर में पंजाब से कोई मेहमान बुलाएं और उनको बिठाएं, उनको ठहराएं, उनको अपना कमरा दें रात को, और फिर कोई आपको उठाकर जो है आपको बाहर बुलाए और आपको कहे कि जी जाके अंदर से अपने मेहमान को पकड़ के घसीट के बाहर निकालो, तो आप पर क्या? और नबील साहब, अगर उस मेहमान ने कानून को तोड़ा हो, मुल्की कानून को तोड़ा भी उसका तरीकेकार है ना। आप किसी औरत के कमरे में इस तरह दरवाजा तोड़ के नहीं घुस सकते। पुलिस नहीं घुसती इस तरीके से, पुलिस इंतजार करती। देखे, इन्होंने तरीकेकार गलत किया। पुलिस इंतजार करती, सुबह निकल आते वो बाहर, उनको बुला लेते नीचे रिसेप्शन पे और फिर गिरफ्तार कर लेते। कमरा तोड़ना अगर आप भी समझ रहे हैं, यानी मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये गलत तरीकेकार गलत था। और एज एन एंकर आपको बोलना चाहिए कि बिल्कुल हम मानते हैं कि तरीकेकार गलत था। वीडियो सामने आ जाएगी तो बिल्कुल बोलेंगे बरमला, लेकिन अभी तक चूंकि वीडियो सामने नहीं आ रही, हकाइक आवाम के सामने नहीं आ रहे, 2 दिन तक आईजी साहब की जानिब से कोई बयान नहीं आया सामने, तो कैसे? नवाज शरीफ क्या झूठ बोलेगी? मरियम झूठ बोलेगी? मरियम के स्टेटमेंट है कि मेरे कमरे को तोड़कर मेरे मियां को। मरियम साहिबा ने कहा पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है, मौलाना साहब बराबर में बैठे थे, उन्होंने कहा रेंजर्स ने दरवाजा तोड़ा है, तजाद सामने था, बिलावल साहब गायब थे। मैं मौलाना फजल रहमान के बयान को अहमियत इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि पुलिस कमरे में गई है मरियम नवाज के, तो जो मरियम नवाज कहेगी वो सच होगा ना। मौलाना फजल रहमान के तो कमरे में नहीं घुसे। लेकिन नबील साहब, आप मौलाना साहब के बयान को अहमियत नहीं दे रहे। पीडीएम के सदर हैं, वो सरबराह हैं पीडीएम के इस वक्त। भाई मेरे, आप समझ नहीं रहे हैं। आप एज अ होस्ट जो है ना अपना किरदार सही अदा नहीं कर रहे हैं। आप बायस्ड हो रहे हैं, बायस्ड मत हो आप। नहीं सर, बायस्ड नहीं हो रहे। अभी राजा साहब से भी सवाल पूछेंगे कि वजीर आजम हाउस से क्यों फोन आया, क्या वजह थी, रात के इस पहर इतनी जल्दी क्यों की उन्होंने? राजा साहब बताइए जरा। आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, एज ए एंकर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इस तरह के सवाल जो है नहीं पूछते हैं कि मौलाना फजल। इस ट्रेनिंग की जरूरत सिंध पुलिस को भी है, जहाँ आईजी साहब की पोजीशन पे एक बड़े मजबूत बंदे को होना चाहिए, जिसको किसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, किसी इदारे के असर में नहीं आना चाहिए उसको। मैं पाबंद नहीं हूँ आपके इस तरह के सवाल के जवाब देने। सॉरी, चलें आप ना दे जवाब, सवाल का मुनासिब जवाब दीजिए राजा साहब।
सर पहली बात तो ये है कि कोई मेरी नज़र से एटलीस्ट ऐसी वीडियो नहीं गुजरी जिसमें दरवाज़ा तोड़ा गया हो या कमरा तोड़ दिया गया हो। आई मीन बहुत बड़ी बात है ना, कमरा तोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ, दरवाज़ा नॉक करके अगर उनको बाहर बुलाया गया है तो इसमें बड़ी बात क्या है। हाँ, अगर दरवाज़ा तोड़ा गया तो बिल्कुल गलत किया गया है। वाकई किसी की प्राइवेसी में दखल देना जो है वो पुलिस का काम नहीं है, लेकिन दरवाज़ा नॉक करके किसी को बाहर बुलाना मेरा ख्याल है कोई भी बुला सकता है, वेटर भी दरवाज़ा नॉक कर सकता है। हाँ, वो बाहर निकल ना रहे हुए या कोई ऐसी बात, ऐसी वीडियो कोई मेरे सामने आई नहीं, तो इसलिए ये भी एक मफरूज़ा ही है या सुनी सुनाई बात है। बाकी जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, मौलाना साहब तो एक रिलीजियस लीडर हैं, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। और मरियम साहिबा तो कैलेबरी फॉन्ट वाले केस में बहुत सारी जगह उनके झूठ साबित हो चुके हैं। पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली झूठ सच मिलाते रहते हैं, बड़ी बुरी बात है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कोई सच्चा है झूठा, वी आर नोबडी टू से। आपके जो एक्शंस हैं, जो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बताता है कि कौन कितना सच बोलता है या नहीं, या फैक्ट्स बताते हैं। तो मैं किसी को झूठा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन आप फैक्ट्स देख के फैसला कर सकते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। दरवाजा टूटा नहीं टूटा, पुलिस थी, रेंजर्स थी, तो यू नो दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से। जो प्राइम मिनिस्टर साहब के फोन वाली बात है वो मैंने बताया कि इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। अगर वाकई इतना प्राइम मिनिस्टर हाउस पावरफुल हो गया तो मेरे लिए भी खुशी की खबर होगी। ठीक है, तो तारिक साहब, ये हर जलसे के अगले रोज एक ऐसा वाकया पेश आता है। जब गुजरावाला में आपने जलसा किया तो कन्वेंशन सेंटर में वो खान साहब ने तकरीर की, पूरा महवर उस तरफ तब्दील हो गया। कराची में जलसा हुआ, अगले दिन ये वाकया पेश आ गया। ये पीडीएम के जहाँ भी जलसे होते हैं अगले दिन कोई ऐसी मुतनाज़ी चीज़ सामने आ जाती है कि लोग जलसों को भूल जाते हैं और इन तनाज़ात में पड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर इससे आपको गवर्नमेंट की बदहवासी नजर आएगी कि वो हर जलसे के बाद उनके औसान खता हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत करते हैं जो उल्टा उनके गले पड़ जाती हैं। आप पीडीएम का गुजरावाला का जलसा हुआ, आप मुझे ये बताएं कि उस पर 4 FIR दे दी हैं। कहीं पे जनाब कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे कोरोना के। गुजरावाला के मैंने बाजारों में देखा है, लोग वहाँ पे, मैं खुद रहा हूँ 2-3 दिन वहाँ पे, दिन रात मैंने गुजारे हैं जलसे की जब तैयारियां हो रही थी। बाजारों में लोग, रेस्टोरेंट्स, खुराक, चिड़े वहाँ पे चल रहे थे और मेले लगे हुए थे। उधर तो कोई SOP पे पर्चा नहीं हुआ, उनके तमाम शादी हाल खुले हुए थे। 2-2 हज़ार बंदा है कि शादी पे शरीक था, कोई SOP पे पर्चे नहीं हुए। बहरहाल मैं बिल्कुल कतई तौर पे किसी उलटबाजी के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो बात होटल में हुई है, जिस मरियम बीबी के कमरे की, देखिए अब उन्होंने खुद कहा कि कमरे को पुलिस ने तोड़ा। भाई बात ये है, कोई आप किसी ऐसे मुलजिम को तो नहीं आप तलाश कर रहे कि अपने सफदर की मैं बात कह रहा हूँ कि जो भागा हुआ है या भाग जाएगा। आप उसे सुबह गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उसे दिन में गिरफ्तार कर सकते हैं। सारा दिन उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं पूरे शहर में, कहीं लंच कर रहे हैं, कहीं पे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एयरपोर्ट से वापस उन्होंने आना है। आप उन्हें किसी जगह से भी बड़े महज़ब तरीके से गिरफ्तार कर सकते थे, जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना हो, जिसमें कोई इस तरह का गिला शिकवा ना हो। लेकिन चूंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी ये ड्रामा किया। तारिक साहब रुकिएगा जरा, आर्मी चीफ ने भी ज़ाहिर कोर कमांडर के अंडर में ये तहकीकात करने का बोला है। जैसे जैसे उसकी तफसीलात सामने आती जाएंगी सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म ने मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में जाने की एक खुशखबरी सुनाई है, उससे मुताल्लिक तमाम मेहमानों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ने आज एक खुशखबरी भी सुनाई है और खुशखबरी वो ये है कि हमेशा वज़ीर आज़म मुश्किल इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं, मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन दिखाते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि रवां साल माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट खसारा पहली सहमाही में $792 मिलियन सरप्लस हो गया। लेकिन आसान इस्तिलाह में बात करें तो आवाम को इस अरसे में चीनी 115 रुपये, आटा 85 रुपये किलो मिल रहा है। अब वो कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था और पिछले साल गुज़िश्ता के अरसे में चीनी 60 रुपये किलो और आटा 40 रुपये किलो मिल रहा था। अब गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात में भी 29% इजाफे की खुशखबरी उन्होंने सुनाई, लेकिन इसका भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तरसीलात ज़र में वो बता रहे हैं 9% इजाफा हुआ, मगर आवाम इसके फ़ायदे से भी महरूम है। ये इन आदाद शुमार से आवाम का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें सस्ती चाहिए। ये खुशखबरी वज़ीर आज़म कब सुनाएंगे? राजा यासिर साहब,
ये वज़ीर आज़म ये बात कब बताएंगे कि की कीमत कम हो गई है, आटे की कीमत कम हो गई है? ये जो मुश्किल इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरप्लस हो गई है, करंट अकाउंट्स डेफिसिट खत्म हो गया, इससे आवाम का क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आवाम को तो मैटर ये करते हैं कि उनकी बाइंग पावर क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा कि महंगाई जो है वो ख़तरनाक तब होती है जब आपकी इकनॉमिक ग्रोथ ना हो रही हो। और इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 2 साल में इकनॉमिक ग्रोथ इस मुल्क की रुकी हुई है और उसकी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है कि क्यों रुकी हुई है। लेकिन मैटर ये करता है कि क्या PTI की गवर्नमेंट इकनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव कर सकती है या नहीं। ये जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये शो करते हैं कि आप एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर अपने टेन्योर के एंड तक या उससे पहले हम ये अचीव ना कर सके तो ये एक नाकामी होगी गवर्नमेंट की। तो हम तो यही कोई भी गवर्नमेंट हमारी हो या जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप कम से कम लोगों पे बोझ आए और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही। चीजें तो पहले जब पाकिस्तान राजा साहब, ये ज़बानी कलामी मामला कब तक चलता रहेगा? कितने नोटिस वज़ीर आज़म लेंगे? जब नोटिस कीमत बढ़ गई, जब नोटिस लिया कीमत बढ़ गई, अमली इक़दाम कब होंगे? टाइगर फोर्स नहीं नजर नहीं आ रही, उनको टास्क दे दिया, वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो हरकत में कब आएगी? देखें, एक चीज होती है प्राइस को कंट्रोल करना, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं परसों भुट्टो साहब की एक तकरीर सुन रहा था, तो 70s में भी यही बात थी, चीजें बड़ी महंगी हो गई, 60s में भी यही बात थी। तो बात यह है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं, क्या लोगों की आमदनी बढ़ी है या नहीं। जो दिहाड़ीदार होता है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो तो उसको दिहाड़ी मिलती है और उसका रेट भी बढ़ जाता है। असल प्रॉब्लम होता है मिडिल क्लास का, हायर मिडिल क्लास का, तनख्वाहदार तबके का। और मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को जो जैसी हमें फिस्कल स्पेस मिलती है तो पहला काम ये करना चाहिए कि इंक्रीमेंट्स देने चाहिए सरकारी मुलाजमीन को भी 15 से 20%, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन सरकारी मुलाजमीन को इंक्रीमेंट्स क्या देंगे? अब रेडियो पाकिस्तान से सैकड़ों मुलाजमीन आज आपने निकाल दिए बगैर किसी पेशगी इत्तला के। उनको जो 3 महीने की तनख्वाह मुआहदे के तहत देनी थी वो भी नहीं दी। वो आप एक केस टू केस बात करें, मुझे उसकी डिटेल्स का इल्म नहीं है, मैं आपको जो जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर हम ये चले मैं आता हूँ जरा आपकी तरफ, में कामयाब राय साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। तो अब नबील कबूल साहब, क्या लोगों की आमदनी को बढ़ा दिया जाए? आमदनी भी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी अपोजिशन ये महंगाई है। तो PDM की जो तहरीक है वो तो एक तरफ, कि महंगाई के महाज पर हुकूमत नहीं कामयाब हो पा रही, वजह क्या है? इंटेंशन नहीं है, करना नहीं चाहते, क्यों अपनी मकबूलियत को खुद से कम कर रहे हैं? देखिए, ये जो PDM के 2 जलसे, बहुत बड़े जलसे जो कामयाब हुए, उसकी वजह ये, और वजह यही थी कि अवाम को हमने नहीं लाया, अवाम खुद आई। और आपने देखा होगा कि यहाँ कराची में खासकर आप यकीन करें कि इतनी बड़ी यानी अवाम का इतने रात 1-1:30 बजे तक बैठना एक ग्राउंड में 5 बजे से, ये सिर्फ इसीलिए थी कि अवाम बेजार हो गई इस हुकूमत से। अवाम की जो पोजीशन है, अवाम जो गरीब है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो बिजनेसमैन है वो तंग आ चुके हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि कब ये हुकूमत जो है, क्योंकि देखिए ये हुकूमत जो महंगाई से की IMF की एक शर्त थी, और यही वजीर आजम है तो उसने कहा मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, कशकोल लेकर जो है मैं बाहर नहीं निकलूंगा दूसरों की तरह। उसको जो है IMF के सामने लेटना पड़ा और IMF के हर डिमांड्स को पूरा करना पड़ा। अब IMF ने ये महंगाई की है, अब इसको नीचे लाना है हुकूमत की बस की बात नहीं है। इस वक्त सबसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो है मौजूदा हुकूमत है, तो यही वजह है कि ये सारी चीजें हो रही है, जलसे कामयाब हो रहे हैं। अब आप देखें 25 अक्टूबर का जलसा, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा जलसा होगा क्वेटा में, ये तारीखी जलसा होगा। और ये करते करते हम मोमेंटम बना रहे हैं। ये जनवरी तक जब धरना होगा, आप देख लेना ये पूरी पाकिस्तान की आवाम। नबील साहब, वजीर आजम ने महंगाई का नोटिस तो ले लिया है, अगर जैसे जैसे आपकी तहरीक आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे महंगाई भी कम होती रही तो फिर तो आपकी तहरीक की जो जान है वो थोड़ी कम हो जाएगी। एक मिनट जी, आप मेरी बात सुने। महंगाई के ऊपर टाइगर फोर्स को छोड़ दिया यार, ये टाइगर फोर्स क्या है? कराची सिंध में तो टाइगर फोर्स है ही नहीं इनका। ये लोग कौन है टाइगर फोर्स? जब आप सिंध में 1.5 लाख लोग हैं टाइगर फोर्स के, आपके DC मौजूद है, आपके कमिश्नर मौजूद है, आप उनको कहें कि भाई प्राइस कंट्रोल करें। आपके ये जो क्वालिटी जो स्टोर है जो गवर्नमेंट की है, क्या नाम है उसका, जिसपे क्वालिटी का जो है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट के स्टोर्स है, उनके पास चीनी नहीं है, आटा नहीं है। यानी आप सोचें कि वो चीनी जो महंगा हो गया वो अब गायब भी हो गया है, ना चीनी मिल रहा है ना आटा मिल रहा है, लोग जो है फाका कशी पर आ गए। अब आप मुझे बताएं, किसी एक गरीब आदमी का तनख्वाह एट द मोस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा 17,000 है,
वो अपने बच्चों के ट्यूशन फीस देगा, वो बिजली का बिल भरेगा, वो खाना लेकर आएगा, वो बेचारा किस तरह सर्वाइवल कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि यही रीजन है इस गवर्नमेंट की जो अनपॉपुलरिटी हुई है और जल्दी जाने की, क्योंकि हमें पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इशू की वजह से पाकिस्तान सही। लेकिन ज़ाहिर नवीन साहब, हुकूमत ये भी एक जगह कह रही है कि ये मुआशी आशारिया आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जाने बारे में आपकी तरफ वापस आता हूँ। तारिक साहब, क्या वाकई अब आहिस्ता आहिस्ता ये मईशत मुस्तहकम हो रही है, दुरुस्त सिमत में बढ़ रही है और इसीलिए सेनेट इलेक्शन से पहले आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं? तारिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। क्या ये मईशत के जो अशारियाँ हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या वाकई मुस्तहकम हो रहे हैं हुकूमत, जैसा आज खान साहब कह रहे हैं कि करंट अकाउंट पहली बार सरप्लस में चला गया है, $792 मिलियन ये सरप्लस हो गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके समरात भी आवाम तक पहुंचना शुरू होंगे, महंगाई भी आने वाले दिनों में कम हो सकती है? मेरे भाई, ये जो 4-5 टर्म्स अभी आपने बोली हैं, वैसे तो आपने बहुत खूबसूरत तज्जिया किया है इसका, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये जो आपने 4-5 टर्म्स बोली हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, बरामदात, तरसीलात, ज़र मुबादला, फलाना, ये जरा बाहर निकल के सड़क पे जरा 10 लोगों से पूछें कि आप इन्हें जानते हैं? कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की अवाम 90% अवाम मईशत को 3 वक्त की रोटी समझते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस और उनकी दवाई समझते हैं, बिजली का बिल समझते हैं, बस उनके लिए मईशत इतनी है। तरसीलात बढ़ जाए, बरामदात बढ़ जाए, आपके ज़र मुबादला बढ़ जाए, आपका सब कुछ बढ़ जाए, जब नान और रोटी 10 रुपए की होगी, आटे का रेट जो है वो 1500 रुपए को टच कर रहा होगा, चीनी 110 रुपए किलो मिल रही होगी 50 से, तो आप ज़र मुबादला को लेकर फिरते रहे सर पे। अगला जलसा आप लोग कोयटा में करने जा रहे हैं और कल वहाँ गलियों में फिरते रहे। तंदूर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी कि रोटी की कीमत 30 रुपए की जाए। आप अंदाजा लगाएं कि 30 रुपए में एक रोटी मिलेगी। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि गरीब से निवाला छीना जा रहा है, लोगों के बच्चों की दवाई महंगी हो गई है 400%। जिस मिनिस्टर ने करप्शन का की 5-6 अरब की और दवाइयाँ महंगी की, दवाई साज कंपनियों से पैसे खाए, उसे वजारत से फारिग कर दिया गया, तहकीकात कोई नहीं हो रही। तो ये सारे लोग क्या कोई मतलब पागल हैं? लोग देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, और आप ये आदादो शुमार लेके लोगों को कहते हैं कि मईशत की सूरत हाल बेहतर होती है। मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा कि जब मईशत की सूरत हाल बेहतर जिस मुल्क में होती है, उसके असरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। लेकिन तारिक साहब, ये फिर किस तरह हुकूमत कर सकती है? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के वजीर भी रहे हैं, आपका ज़ाहिर वसी तजुर्बा है एज ऑपोजिशन, आपको गाइड करना चाहिए था इन लोगों को कि किस तरह से मैकेनिज्म चलता है। मेरे भाई, गाइड उन लोगों को किया जाता है जिनके कान खुले हों, जो आपकी तजवीज़ सुनने के लिए तैयार हों। पार्लियामेंट के अंदर सियासत का माहौल नहीं है, हुकूमत ने दुश्मनी वाला माहौल वहाँ पे रखा हुआ है। वहाँ पे जो वज़रा तकरीरें करते हैं, 2-3 नाम है, मैं नहीं नाम लेना चाहता, स्पेसिफिकली रखे हुए हैं इस काम के लिए कि कोई उठे आपने पढ़ जाना है, उसे कोई अपोजिशन की तरफ से बात करे पढ़ जाना है आपने। यार अच्छे डिसेंट लोग भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, बाहर हैं, वज़रा में भी चंद लोग बड़ी डिसेंट बात करते हैं, लेकिन वो पहली बात तो आटे में नमक है, दूसरी बात ये कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता। मौका उन लोगों को मिलता है जो माहौल को जरा तख्त बना देते हैं, जो वहाँ पे कोई आप ये कहें कि पॉजिटिव डिस्कशन होने नहीं देते। रुकिएगा, वक्त चूंकि कम है, राजा यासिर साहब कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं। जी राजा यासिर साहब, और ये टाइगर फोर्स किधर है? ये अब तो 2 हफ्ते हो गए वज़ीर आज़म को ऐलान किए, ना कराची में नजर आती है, ना सिंध में, ना पंजाब में, ये किधर नजर आती है, किधर काम करती है? अब तक किया क्या इसने? देखिए, महंगाई जो है वो 2 तरह की है। एक तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, और लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो सप्लाई साइड की इकोनॉमिक्स को चला रही थी, उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाई हुई थी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जो इकॉनमी चल रही थी, वो जब उसको हमने रोका, जो कि ज़रूरी था रोकना, ये मईशत की बात है और ज़ाहिर ऑब्वियसली आम आदमी को समझ नहीं आती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क को ठीक रास्ते पे लेके जाना है तो आपको अपना पॉलिटिकल कैपिटल यूज़ करके आपको सही रास्ते पे लेके एक दफ़ा जाना पड़ेगा, और हमने ये डिसीजन लिया। और IMF के पास भी जो हम गए, कोई शौक से नहीं गए, जैसी ही गवर्नमेंट मिली तो हमें मजबूरन जाना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब जब हमारे पास में होगा, हम ठीक चीज़ें कर चुके होंगे, कभी नहीं जाएंगे। दूसरी बात आप कर रहे हैं टाइगर फोर्स की, तो कुछ जो आपके ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है वॉलंटियर्स का, और उन्होंने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए हैं चीज़ें। आज भी पंजाब में 4 मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदाम आइडेंटिफाई किया। उनके खिलाफ कार्रवाई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करनी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दे आर जस्ट ए हेल्पिंग हैंड बेसिकली। और ये जो एक आर्टिफिशियल महंगाई है डे टू डे कमोडिटीज़ की, उस पर एक माफियाज काम कर रही हैं, उसको कंट्रोल करना अलग बात है।
और जनरली इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करना ये दूसरा टास्क है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, दोनों पे हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम कामयाब भी हो जाएंगे। सही। चलें नबील साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिर में बता दीजिएगा, अब ये PDM में आप और मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातें चलते रहेंगे इसी तरह से, देख रहे हैं आप आपकी ये तहरीक कामयाब होती हुई? बिल्कुल, तहरीक और मजबूत होती जाएगी और चलती रहेगी इसी तरीके से। और यही वजह है कि बड़े बड़े जलसे हमारे हो रहे हैं और मैंने जैसे आपको कहा 25 अक्टूबर को भी जलसा, उसके बाद भी तारीख तय की है, और भी शहरों में जलसा होगा और इसका एंड जो है वो इस्लामाबाद में धरने की सूरत में होगा। तो हमें पूरा यकीन है कि धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही जो है कहानी इस हुकूमत की खत्म। सही। चलें, आप कह रहे हैं कि धरने से पहले ही हुकूमत चली जाएगी, आपका ये दावा है, हम इसका एहतराम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया नबील गबूल साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कि महंगाई इस वक्त बढ़ती जा रही है लेकिन माशी अशारिये मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। अब मुस्तकबिल में इसके असरात आवाम तक कैसे पहुँचेंगे तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क में इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद भी एक बार फिर बढ़ रही है और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, इस बारे में भी कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने आज जो ट्वीट किया और कहा कि अब मईशत आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत की जानिब जा रही है। अपोजिशन ये कहती है सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, आवाम तक तो इसके असरात नहीं पहुँच रहे। हुकूमत ये दावा करती है कि ये अपोजिशन निकली इसलिए कि हुकूमत को कमज़ोर कर सके, चूँकि अब मईशत आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत की जानिब बढ़ रही है। तो मुज़म्मिल असलम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अभी वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि करंट अकाउंट पहली बार सरप्लस हो गया है, $792 मिलियन इस वक्त सरप्लस है। पिछले साल तक ये 1492 खसारे में था, 29% बरामदात में भी इजाफा हुआ, तरसीलात भी 9% बढ़ गई हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, क्या समझते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो आम आदमी बात कर रहा है वो कुछ और देखता है और जो एक मईशतदान बात करता है वो कुछ और देखता है। जो मईशतदान बात करता है वो आम आदमी को जो है उसका असरात जो है 6 महीने 4 महीने बाद नज़र आते हैं। मैं इसको आम ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अगर किसी का मकान है और उसकी अगर छत लीक हो और बारिश जब भी हो तो उसमें से पानी टपकता है, ठीक है, और उस जब पानी टपकता है तो अंदर जो घर में जो भी चीज़ें वो तबाह और बर्बाद हो जाती हैं उस पानी के अंदर आने से। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि ये जो छत टपक रही थी उसको मैंने जो है इस तरह करके मुरम्मत कर दिया कि अब पानी नहीं टपकेगा, ठीक है ना, तो अच्छा जो उसके घर के अंदर रहने वाले लोग होते हैं क्योंकि उनका फर्नीचर टूट जाता है, उनका आराम ख़राब हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब तक उनका फर्नीचर, उनका पलंग, उनकी सोफ़ा, उनकी कुर्सी अपनी जगह पे नहीं आएगी वो मुतमईन नहीं होंगे। अब हमारे मुल्क की मईशत का हाल भी ये था कि हमारी मुल्क की छत भी टूट चुकी हुई थी और वो टपकती थी, उसमें से जो है पानी भी आता था, धूप भी ऊपर से आ रही थी और उसकी वजह से जो अंदर साजो सामान था वो भी बर्बाद हो गया हुआ था। अभी पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ है, जो छत जो टपक रही थी तेजी से, उस छत की मुरम्मत हो गई है, लेकिन उसके घर वाले अभी भी जो है सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि जो उनके घर के अंदर का सामान था वो अभी भी उसकी मुरम्मत नहीं हुई। तो आम आदमी के लिए खबर ये है कि आम आदमी कहता है जो हांडी में जो खाने पीने की चीज़ है और जो मेरी जेब है, मेरी रोजगार जो है वो अभी वो खड़ा हुआ है, ना मैं खाना सही तरह खरीद के ला रहा हूँ। तो आम आदमी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो माशी अशनी की बात हो रही है, आज हमारा जो जारी खसारा जो होता था वो जारी सरप्लस हो गया और 3 माह मुसलसल सरप्लस लाया, ये 5 साल के हुआ है पहली दफा। अब लाजमी बात है कि जब ये होगा तो इसके समरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे, आने वाले महीनों में नजर आएंगे। जहां पे हुकूमत अभी तक जिसको बिल्कुल वो महंगाई को कैसे कंट्रोल कर, और वो हुकूमत से होगी भी नहीं। मैं अभी आपके प्रोग्राम में आपके थ्रू ये बात बोल रहा हूँ, ये हुकूमत के पहले काम ही नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम है करने का। अब हुकूमत के पास एक तो तजर्बा हमारी हुकूमत चाहिए कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को मिलकर कैसे काम करना है, वो दूसरा कुछ सूबाई है। मुजम्मिल साहब, ये सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मामला तो सिर्फ सिंध में ये इशू है ना, खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? वहाँ तो वर्किंग रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है?
आपके मुल्क की जो फूड फैक्ट्री है ना वो है सिंध और पंजाब, ठीक है, और सिंध और पंजाब का बॉर्डर मिलता है, और सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर मिलता है ना ये है ट्रबल एरिया, जहां से पूरी की पूरी जो फूड सप्लाई चेन है वो एक मेजर हिस्सा जो है ना जिसे कहते हैं साउथ पंजाब और इधर जो सिंध का जो अपर सिंध है। अब ये जो मेजर फैक्ट्री है आपकी, वहां के जो व्यापारी है ना वो बहुत ताकतवर लोग हैं, जैसे आपने चीनी माफिया का सुना होगा, ये उसी बेल्ट के लोग हैं। अब वफाकी हुकूमत जो है उसमें उनके बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो वफाकी हुकूमत के साथ ऊपर तो बैठे हैं लेकिन वो अपना नीचे कारोबार चला रहे हैं। तरीके से सूबाई हुकूमतों में भी इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो वो अभी तक हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, सिंध के अलावा पंजाब की जो है, जो पंजाब में इनकी हुकूमत तो है, लेकिन आपको पता है कि पंजाब की हुकूमत में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो वक्ती तौर पे, और वो सिर्फ हुकूमत की तरफ इसलिए हैं कि हुकूमत की वह हुकूमत बन सके, लेकिन वो अपने पूरे फवाइद सारी चीजें ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे पार्टनर ऐसे हैं। तो ये वफाकी हुकूमत का जो है इसलिए इस पे कंट्रोल नहीं आ रहा। और दूसरी बात साहब, इसका मतलब कि ज़ाहिर प्रॉब्लम हुकूमत की साइड पर है ना, कहीं कैपेबिलिटी का इशू है, कहीं राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इशू है, और जाहिर है कि इसके लिए भुगतना आवाम को ही पड़ रहा है। ये जो एक मरहला आपने का मुकम्मल हो गया, छत टपकना बंद हो गई, लेकिन इस एक मरहले ने आवाम की चीखें निकाल दी। देखें, ये जो मरहला है, ये जो फूड वाला है, ये पाकिस्तान की साइकिल में हर तीसरे से चौथे साल आता है। देखें, बदकिस्मती हमारी ये है कि 1998 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान की आबादी लगभग 30% बढ़ी है। 30% यानी 15 करोड़ से 22 करोड़। और लेकिन 1998 में जो इस मुल्क में जितना अनाज पैदा होता था उससे 1 किलो ज्यादा पैदा नहीं हुआ। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप अनाज की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे और आबादी बढ़ती रहेगी तो आखिर क्या होगा उसका? शॉर्टेज, कीमतें बढ़ना, ये सारी चीजें। किसी भी हुकूमत ने उस चीज पे काम ही नहीं किया। मैं ये उम्मीद करता था कि ये हुकूमत आएगी, इस पे मेहनत करेगी, लेकिन ये हुकूमत भी अभी तक जो है वो जो अभी हम करंट अकाउंट की बात कर रहे थे उसके चक्कर में और बिजली और गैस के चक्कर में इस तरह पड़ी कि उनको लेफ्ट राइट देखने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि ये उस चक्कर से निकल चुके हुए हैं, अब मैं समझता हूं कि इनके पास टाइम है, अगले 6 महीने साल ज़राअत पे। आज भी हमने देखा ECC की एक मीटिंग हुई जिसमें जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस की बात हो रही थी। अब हमें फूड सिक्योरिटी पे काम करना होगा, अपनी पैदावार बढ़ानी होगी, ना हमारी जमीन से गले। ऐसी कई मीटिंग्स तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उन मीटिंग्स के बाद ये हुकूमत माफिया करते हुए माफिया के पीछे छुप जाती है। उस माफिया के सिस्टम को तोड़ना भी तो इस हुकूमत का काम है। वो प्रैक्टिकली कब शुरू होगा और कैसे उस पर इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, बात यही है ना कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो माफिया है ना, ये वफाकी हुकूमत से ज्यादा सूबाई हुकूमतों के हाथ में तोड़ने का, और सूबाई हुकूमतें जो है वो अभी इस काबिल नहीं है। हमने 18वीं तरमीम तो कर ली थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जैसे ज़राअत जो है, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट है। अगर मुल्क में ज़राई पैदावार कम हुई है 18वीं तरमीम के बाद, ये किसी ने पूछा आज तक सूबों से कि आपकी ज़राअत जब से आपने ली है उसमें क्या आपकी परफॉर्मेंस है? पंजाब से पूछा, किसी ने सिंध से पूछा, बस आते तकरीरों तक हमने अब सूबों को हक दिला दिया। ओ भाई, हक तो दिला दिया, उस हक का आपने किया, उससे आपने क्या सूबे को 4 चांद चढ़ा दिए? ये सिर्फ अपनी दुकान आपने चलाने के लिए जो है हक दिला दिया। जैसे मैंने आपको एक खुली बात कर दी कि 1998 से आपकी आबादी 30% बढ़ी और मुल्क में गल्ला और पैदावार 1% भी नहीं। लेकिन मुजम्मिल साहब, अभी ये 6-7 माह कोरोना में गुजरे हैं, अब आज NCOC की मीटिंग हुई है और फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये हुकूमत को तजवीज़ दी है कि हो सकता है कि आगे जाकर एक बार फिर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना पड़े। अगर ये एक बार फिर हो गया तो फिर इस मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। गरीब आदमी तो फारिग हो जाएगा, वैसे ही उसके पास रोजगार होने के बावजूद अपना घर नहीं चला पा रहा था, वापस बेरोजगार होगा तो अल्लाह खैर करेगा। ये तो हम जालिम लोग हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है उनको एहसास नहीं है किसी चीज का, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वफाकी हो। वो अपने जलसे जलूस कर ले, वो अपनी जो है सियासत चमका ले, उनको किसी की परवाह नहीं है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि हम ये सजा भुगतेंगे। सही, लेकिन जाहिर है सर, अभी भी ये जो उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हुई हैं, लेकिन अब NCOC का इस वक्त एम्फेसाइज इसी पर लग रहा है कि एक बार फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए। मुल्क इस वक्त मुतहमिल हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का या ये स्मार्ट लॉकडाउन का?
देखें, मुल्क तो नहीं हो सकता इस वक्त मुतामिल। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारा आम आदमी है वो तो फारिग हो जाएगा। और वो महंगाई और जिस तरीके से चीज़ें हैं, ये खुदा न खास्ता उसके लिए तो 30 दिन में 1 दिन छुट्टी कर लेगा तो वो मकरूज हो जाता है। तो अगर आप ये लॉकडाउन करके ये करेंगे तो बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। सही, तो फिर सर, लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ एक जो पेंडेमिक का अब ख़तरा है ये भी अपनी जगह मौजूद है। केसेस मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लोग मर चुके हैं, 650 केसेस सामने आ चुके हैं। फिर लोग जब SOPs को भी फॉलो नहीं कर रहे तो आखिर में फिर उनके पास भी हल यही है कि इकोनॉमिक्स को वो बंद कर देते हैं, मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाता है, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फिर लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। देखिए, लोगों को तो अपनी जिम्मेदारी का खुद ख्याल करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से हमने पिछले 15 दिनों में सियासी एक्टिविटीज़ की हैं, ये हमारे लीडरान की नाइंसाफ़ी है अपने आम आवाम के साथ। इसमें मैं हुकूमत को भी शामिल करूँगा, क्योंकि इन्होंने भी जो है 2-3 जो है टाइगर कोर्स और पता नहीं कौन कौन से इस्लामाबाद में जलसे किए थे, एक वो ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी। तो हर आदमी को अपनी सियासत, अपनी दुकान, किसी को अवाम भी माशाल्लाह इसमें बहुत आगे आगे पेश है। तो ये जो है ये हमारी जैसे कहते हैं कि एक पस्ती जो सोच में है, जो हम अपने आप को सेल्फलेस नहीं रखते, उसकी वजह से हम जो है बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर लॉकडाउन हुआ, पिछले लॉकडाउन में तो हुकूमत ने फिर जो है एहसास प्रोग्राम के थ्रू पैसे दे दिए थे। हुकूमत के ख़जाने में पैसे नहीं है, ये हुकूमत अपना ख़जाना नहीं चला सकेगी और बहुत बुरे माशी हालात हो सकते हैं अगर हम लॉकडाउन की तरफ गए। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल इस्लाम साहब माहिर मौशियात मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर एक बार फिर अगर लॉकडाउन लगता है तो हुकूमत का ख़जाना इस वक्त बिल्कुल खाली है। और जिस तरह गुज़िश्ता लॉकडाउन में हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीब लोगों की मदद की थी, इस बार शायद हुकूमत उस पोजीशन में भी नहीं है। तो मुल्क इस वक्त बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी लॉकडाउन का, क्योंकि उससे मईशत का पहिया बिल्कुल रुक जाता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।